Good morning, students. Today's we discuss about the remaining chapter um, of transportation. ट्रांसपोर्टेशन जो चैप्टर है इससे प्रीवियस में कुछ पार्ट हमने कवर कर लिया था, उसका कुछ पार्ट बाकी है, कुछ पार्ट को हम कवर करने वाले हैं। दो अलग अलग सिस्टम्स मतलब दो अलग अलग कंपोनेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन अलग अलग कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट ब्लड था, दूसरा कंपोनेंट ब्लड वेसल था एंड तीसरा कंपोनेंट हार्ट है। तो जो ब्लड था उस ब्लड में हमने प्लाज्मा और ब्लड सेल्स के बारे में, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में हमने कुछ चीज़ें, कुछ पोर्शन हमने कवर किया था, उनका फंक्शन हमने मेजर समझा था। इसके अलावा जो प्लाज्मा जो कि ज़्यादा वॉल्यूम कवर करता है, यानी 55% ऑफ द ब्लड इज़ प्लाज्मा, वेयर एज 45% ऑफ द ब्लड इज़ ब्लड सेल्स, ब्लड कार्पसल्स हम कहते हैं। तो ब्लड कार्पसल्स और जो हमारे पास ब्लड प्लाज्मा है, ये पूरा वॉल्यूम ब्लड का बना रहे हैं। तो यही ब्लड है जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए, किसी भी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहला कंपोनेंट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या था, ब्लड था। फिर दूसरे कंपोनेंट की हम बात करते हैं तो ब्लड वेसल में हमने कुछ डिस्कशन किया था, जहाँ पर हमने आर्टरीज़ के बारे में समझा था। उसके अलावा वेंस और कैपिलरीज़ के बारे में हमने पढ़ा था कि आर्टरीज़, वेंस और कैपिलरीज़ क्या होती हैं। आर्टरीज़ और वेंस के बारे में डिफरेंसेस हमने देखा था कि आर्टरीज़ और वेंस में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। आर्टरीज़ का हमने आर्टरीज़ को डिफ़ाइन किया था। आर्टरी और वेंस एक्चुअल में उनको डिफ़ाइन किया जाए तो केवल ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड के बेसिस पर आप डिफ़ाइन करने नहीं जाएंगे। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि केवल ऑक्सीजन रिच ब्लड अगर पहुंचाया जाता है किसके थ्रू, आर्टरीज़ के थ्रू, देन पल्मोनरी आर्टरी का क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी भी क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। तो ये तो करेक्ट है नहीं। पल्मोनरी आर्टरी क्या लेकर जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहीं अगर वेंस की हम बात करते हैं, वेंस किस टाइप का ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं, वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर जाती हैं। बट पल्मोनरी वेंस क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके आने का काम करती हैं। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, इन दोनों में जो डिफरेंसेस हैं, यानी यहाँ पर हम डिफाइन करने का बेस हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरीके से हमें डिफाइन करना है। केवल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बेस पर करेंगे तो एक्सेप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस एक्सेप्शन के फॉर्म में हमें बताना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी। सेकेंड कंपोनेंट क्या था, सेकेंड कंपोनेंट दैट इज़ ब्लड वेसल, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है इससे प्रीवियस में। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट, what is the third component of blood circulatory system, that is heart। तो हार्ट तीसरा कंपोनेंट है। इस तीसरे कंपोनेंट के बारे में हमें आज पढ़ना है कि तीसरा कंपोनेंट क्या है और इसमें किस तरीके से फंक्शन हो रहा है, कौन कौन से इनमें चेंबर्स प्रेजेंट है, इनमें वाल्व कौन से प्रेजेंट है और इनमें कौन से वेसल्स हैं जो कि ब्लड लेकर आने का काम करते हैं, कौन सा रिसीविंग चैम्बर है, कौन सा डिस्चार्जिंग चैम्बर है। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं जो कि एक हार्ट में प्रेजेंट होगा। तो हार्ट में अलग अलग जितने भी पोर्शंस हैं उन सभी पोर्शंस को हम कवर आज करेंगे कि किस तरीके से ये फंक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे फर्स्ट जो इंटरनल सेक्शन हम यहाँ देख पा रहे हैं, तो इंटरनल सेक्शन की हम बात करते हैं कि इंटरनल सेक्शन से ये व्यू दिया गया है कि अंदर के पार्ट को यहाँ इंडिकेट किया जा रहा है कि कौन कौन से अंदर पार्ट प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास ये जो हम हार्ट है, इस हार्ट को अगर हम देखते हैं तो हार्ट को थोड़ा सा और थिक कर लेते हैं। ये हार्ट को थिक नहीं करेंगे, जो हमारी लाइनिंग है इस लाइन को थिक कर लेंगे। तो ये थिक अगर हम कर रहे हैं, एक स्क्वायर बॉक्स बना रहे हैं, स्क्वायर बॉक्स हमने बनाया और ये स्क्वायर बॉक्स को हमने 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अब 4 सेक्शन में किए जाने का एक्चुअल में कॉज यहाँ देखेंगे, वाई वी कन्वर्ट दीज हार्ट इन 4 डिफरेंट सेक्शन। दीज सेक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट वी कॉल्ड दीज सेक्शन। ये जो हमारे पास सेक्शन है, ये जो पार्ट है, इस सेक्शन को हम क्या कहेंगे, ये चेम्बर्स हो गए। तो 4 चेम्बर हमें दिख रहा है, फर्स्ट चेम्बर, सेकंड चेम्बर एंड थर्ड चेम्बर। ये ब्रश हम यूज़ करते हैं, पेन एंड देन कौन सा कलर, ठीक है। यहाँ पर ये फर्स्ट चेम्बर है, फर्स्ट चेम्बर, सेकंड चेम्बर, थर्ड चेम्बर एंड फोर्थ चेम्बर। ये हमारे पास 4 अलग अलग चेम्बर्स हैं। ऊपर के दोनों चेम्बर को हम क्या कहेंगे, ऊपर के दोनों चेम्बर्स एट्रियम कहे जाएंगे। वहीं जो नीचे के दोनों चेम्बर्स हैं उनको वेंट्रिकल कहेंगे। यानी ऊपर के जो अपर दोनों चेम्बर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, एट्रियम या ऑरिकल, और नीचे के जो दोनों चेम्बर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकल कहेंगे। तो ये हमारे पास सबसे फर्स्ट हमने डिवाइड कर लिया। अगर इनको हम लेबल्ड करें या इनका अगर हम नॉमिनेशन करें कि इनका नाम क्या रखा जाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट
वेंट्रिकल, ये 4 अलग अलग पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। यानी जो हमारा हार्ट है इसको 4 अलग अलग चेंबर्स में हमने डिवाइड कर दिया है। तो फाइनली जो ऊपर के दोनों चेंबर्स हैं, ऑरिकल हम देख रहे हैं तो लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल, नीचे के जो दोनों चेंबर्स देख रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो ये हमारे पास 4 अलग अलग चेंबर्स हो गए। अब इनका फंक्शन क्या होगा, अपर 2 चेंबर्स आर कॉल्ड एज द रिसीविंग चेंबर, यानी ऊपर के जो दोनों चेंबर्स हैं वह रिसीव करने का काम करेंगे। यानी ऊपर के जो दोनों चेंबर्स हैं वह क्या करेंगे, ब्लड को रिसीव करेंगे। ये ध्यान रखेंगे हमेशा। upper 2 chambers is called as a receiving chamber, whereas the lower 2 chambers is called as a discharging chamber, यानी ब्लड को डिस्चार्ज करना। इनका मेन काम क्या होगा, ब्लड को डिस्चार्ज करने का मेन काम होगा किनका, ये नीचे के यानी लोअर चेंबर्स का। तो लोअर चेंबर्स जो हैं वो ब्लड को बाहर रिलीज करते हैं, वैसे ही ऊपर के जो चेंबर्स होंगे वह ऊपर के चेंबर्स ब्लड को लेने का काम करेंगे। अब किस तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रोसेस काम कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ये हमारे पास 4 चेंबर्स हो गए जिनको मैंने सर्कल किया है। इसके बाद एक और यहाँ पर पार्ट प्रेजेंट है, ये जो हमें पार्ट दिख रहा है बीच में ब्राउन कलर का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो ब्राउनिश स्ट्रक्चर है ये क्या कर रहे हैं, राइट मतलब लेफ्ट को, लेफ्ट और राइट पार्ट, यानी जो हमारा हार्ट है उस हार्ट को राइट और लेफ्ट में सेपरेट करने का काम बीच में मसल्स कर रहे हैं। यानी वॉल मतलब बीच में क्या है, बीच में एक मसल्स हैं जो ब्राउन कलर का ये बीच में दिख रहा है। इस बीच में जो ब्राउनिश हमें मस्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस ब्राउनिश मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेप्टम। सेप्टम या सेप्टा कहते हैं। और ये सेप्टा क्या करता है, दिस सेप्टा कंप्लीटली सेपरेट द हार्ट इन टू सेपरेट पार्ट, मीन्स 2 अलग अलग पार्ट में सेपरेट करने का काम बीच में सेप्टा या सेप्टम करता है, जो कि राइट पार्ट को लेफ्ट से डिस्टिंग्विश करता है। यानी राइट और लेफ्ट दोनों एक दूसरे से अलग किसके बेसिस पर है, यानी राइट का जो ब्लड होगा वह लेफ्ट में नहीं जाके मिक्स होगा और लेफ्ट का जो ब्लड होगा वह राइट में आके मिक्स नहीं होगा। बीच में एक वाल्व लगी हुई है, बीच में एक मस्कुलर वॉल है। इस मस्कुलर वॉल को हम क्या कहते हैं, सेप्टा या सेप्टम कहते हैं। दीज वॉल कंप्लीटली सेपरेट द राइट हार्ट विद द लेफ्ट हार्ट, यानी राइट और लेफ्ट को पूरी तरीके से सेपरेट करने का काम करती हैं। तो यहाँ पर हमने ये पार्ट कवर कर लिया। अब यहाँ पर वेना कावा देखते हैं। वेना कावा क्या है, इसके अलावा एरोटा, फिर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेंस, ये हमारे पास कुछ वेंस और आर्टरीज बच गई। अब वेना कावा एक्चुअल में होता गया है, यहाँ पर वेना कावा को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं वेना कावा को, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा, जो ऊपर से ब्लड हमारे हार्ट में आ रहा है, ऊपर से यानी हमारे बॉडी के अपर सरफेस पे। हार्ट हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है, हमारे बॉडी में हार्ट का पोजीशन क्या है, क्या लेफ्ट साइड में है। इट इज़ प्रेजेंट एट द सेंट्रल मीन्स हार्ट इज प्रेजेंट एट द सेंट्रल पोजीशन, यानी एक्चुअल में वो सेंट्रल पोजीशन है। बट हम लेफ्ट में क्यों कहते हैं, लेफ्ट में कहे जाने का एक्चुअल में क्या रीज़न है, लेफ्ट में इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो हार्ट है वो हार्ट थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है। इस वजह से हम हार्ट का पोजीशन क्या बताते हैं, हार्ट का पोजीशन हम लेफ्ट साइड बताते हैं। एक्चुअल में है सेंटर में, लेकिन नीचे का जो पार्ट होगा, ये नीचे का जो ये पार्ट है, ये देखिए ये कहाँ पर जा रहा है, ये थोड़ा सा किधर की तरफ झुका हुआ है, लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ है। इस वजह से हम पोजीशन अगर हमसे पूछा जाता है तो हम लेफ्ट साइड बता देते हैं। आवर हार्ट इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, यानी जो चेस्ट होगा उस चेस्ट या लंग्स के लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट होगा, हमारा हार्ट प्रेजेंट होगा। केवल टिल्टेड होने की वजह से, थोड़ा सा झुका हुआ होने की वजह से ऐसा हम बताते हैं। तो जनरली यहाँ पर जो कंडीशन हमने बताया कि ये जो वेना कावा है, वेना कावा में ऊपर तो हमारा सेंटर पार्ट, ऊपर से जो वेसल्स ब्लड लेकर आ रही हैं, हमारे ब्रेन तक ब्लड का सप्लाई है, इसके अलावा टोज तक हमारा ब्लड का सप्लाई है। ब्लड का जो सप्लाई होगा वह हेड टू टोज है, हेड टू टोज, हमारे बॉडी के हर पार्ट में ब्लड का सप्लाई हो रहा है। तो जनरली ऊपर वाले पार्ट ये सेंटर है, तो सेंटर से नीचे कुछ बॉडी पार्ट है, सेंटर से ऊपर कुछ बॉडी पार्ट है। तो ऊपर से जो ब्लड लेकर आ रही हैं वेसल्स, वह वेसल्स किसके थ्रू ब्लड लेकर आएंगी, ये वेसल्स ब्लड वेना कावा के थ्रू लेकर आएंगी। तो ऊपर से जो लेकर आ रही हैं उनको हमने सुपीरियर बोल दिया, और जो नीचे से ब्लड लेकर जा रही हैं ये भी वेना कावा है,
यहाँ वेना कावा है और ये भी वेना कावा है, ये वाला पार्ट। तो ये जो हमारे वेसल्स हैं ये इन्फीरियर वेसल है, इन्फीरियर वेना कावा हो जाएंगे। वेना कावा को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ब्लड ऊपर से जो लेकर आ रही है हमारे हार्ट में उसको हमने सुपीरियर वेना कावा बोल दिया, जहाँ पर कि नीचे से जो ब्लड हमारे बॉडी पार्ट में, जैसे ये है जो हमारा हार्ट है, हार्ट से नीचे जो बॉडी ऑर्गन्स है, उन बॉडी ऑर्गन से ब्लड हमारे हार्ट में फिर से वापस आएगा। तो वो जो ब्लड आ रहा है वह ब्लड कहाँ जाएगा, वह इन्फीरियर वेना कावा से होते हुए कहाँ पहुँच रहा है, दोनों जो हैं ये दोनों कहाँ पहुँचेंगे, इस पार्ट यानी अपर चेम्बर में पहुँचेंगे। इस अपर चेम्बर को हम क्या कहते हैं, राइट ऑरिकल कहते हैं। तो राइट ऑरिकल में पहुँच रहा है। अब चूंकि ये पूरे बॉडी पार्ट से पहुँच रहा है तो किस टाइप का ब्लड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, इसी को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। किस टाइप का ब्लड है, किस टाइप का ब्लड है ये, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि हमारे कौन से पार्ट में पहुंच रहा है, राइट ऑरिकल में पहुंच रहा है। अब राइट ऑरिकल से ये कहाँ पहुंचेगा, राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। राइट वेंट्रिकल से आगे की तरफ ये फिर निकल कर कहाँ जाएगा, ये निकल कर डायरेक्ट लंग्स के पास जाएगा फॉर द प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन यहाँ वर्ड हम यूज़ करते हैं फॉर द गैसियस एक्सचेंजेस, यानी गैसियस एक्सचेंज के लिए ये जो ब्लड है यानी नीचे वाले चेंबर से, नीचे वाला चेंबर कौन सा है, राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला और निकल कर कहाँ गया, लंग्स के पास। क्योंकि अभी ये जो हमारा राइट साइड है, राइट साइड में किस टाइप का ब्लड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा। तो राइट वेंट्रिकल से निकलकर डायरेक्टली कहाँ पहुँच रहा है ब्लड, लंग्स तक पहुँच रहा है। लंग्स के पास क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को रिलीज कर, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होगा उसको बाहर रिलीज कर दिया जाएगा एंड ऑक्सीजन को पिक किया जाएगा। यानी मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लंग्स के पास क्या हो रहा है, प्यूरिफिकेशन वाला प्रोसेस हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या देखा कि यहाँ पर वेना कावा का क्या फंक्शन था। देन लंग्स से अब फिर वापस ब्लड को आना है, लंग्स से अब यहाँ ये जो वेसल था बीच में लगा हुआ, जो कि हार्ट से ब्लड को कहाँ लेकर जा रहा है, लंग्स तक लेकर जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि लंग्स मतलब हार्ट से ब्लड को कहाँ लेकर जा रहा है, लंग्स तक, किसके लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। तो उस टाइप के वेसल को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। फिर यहाँ लंग्स से वापस ब्लड को कहाँ लेकर आना है, कहाँ पर लेकर आना है, हार्ट के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ऑरिकल में। तो ये कौन सी वेसल्स लगी होंगी, यहाँ पर पल्मोनरी वेंस लगी होंगी। अभी इसके बारे में, अभी इस डायग्राम में आपको 4 चीज़ें ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो है ये पल्मोनरी आर्टरी हम देख रहे हैं, पल्मोनरी वेंस देख रहे हैं, इसके अलावा वेना कावा देख रहे हैं, एरोटा देख रहे हैं। इनको आगे फिर डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा ओवरऑल व्यू यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर केवल आपको क्या ध्यान रखना है, ये चारों पार्ट आपको समझ में आया या नहीं आया है, यानी राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी ऑरिकल और वेंट्रिकल क्या होता है, यानी 4 चेंबर हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। यानी हार्ट जो है 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, और ये चारों जो पार्ट हैं ये किस में, इनका एक्चुअल में नाम क्या है, ऑरिकल और वेंट्रिकल में है, राइट लेफ्ट। इस तरीके से इसको हमने डिवाइड कर दिया है। रिसीव करने वाला चेंबर और डिस्चार्ज करने वाला चेंबर, 2 चेंबर रिसीव करते हैं और 2 चेंबर डिस्चार्ज करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हमने हार्ट के बारे में समझा। फाइनली एरोटा बॉडी से ब्लड को लेकर फिर बाहर की तरफ जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट्स को ये ब्लड सप्लाई करने का काम है। यानी हार्ट से ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक ले जाने के लिए बीच में कौन सी वेसल्स है, एरोटा है। तो ये हमारे पास कुछ वेसल्स हैं। तो अब इन वेसल्स का डिटेल में डिस्कशन आगे की तरफ नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। यहाँ पर ये कुछ पोर्शन था, उस पोर्शन को हमने यहाँ पर क्लियर किया कि कौन कौन से पार्ट है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि जो भी इसमें मेन पोर्शंस हैं उन पोर्शंस को अब नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर देखिए, ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए ब्लड का सर्कुलेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है, और यहीं पर हमें डबल सर्कुलेशन भी करना है कि डबल सर्कुलेशन ह्यूमंस में होता है। तो एक्चुअल में ये डबल सर्कुलेशन है क्या, तो डबल सर्कुलेशन जहाँ पर कि 2 बार सर्कुलेशन हमारे बॉडी में चल रहा है। अब ये 2 बार सर्कुलेशन का एक्चुअल में मतलब क्या है, यहाँ पर पहले आप सर्कुलेशन पूरा समझिए। हार्ट का हमने 4 चेंबर बना लिया, हार्ट का हमने 4 चेंबर बनाया। ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। ठीक है, हार्ट में हमने 2 पार्ट बना लिया। तो ये जो 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, यहाँ लेफ्ट एंड देन राइट। अब कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ये होगा कि हमारा जो ब्लड है, ये ब्लड यहाँ से यहाँ पहुँचा। ये जो ब्लड पहुँच रहा है यहाँ पर कौन से वेसल पहुँचा रहे हैं, पल्मोनरी वेंस पहुँचा रहे हैं। पल्मोनरी वेंस कहाँ से कहाँ, लंग्स से ब्लड लेकर आए हार्ट में। हार्ट में कहाँ सबसे पहले लेकर आए हैं ये ब्लड, ये लेफ्ट कौन से पार्ट में,
ये लेकर आ गए हैं, ये आ चुका है ये ब्लड किस में, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ गया, लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुँचेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जा रहा है, ये एरो देखेंगे, ये एरो इधर की तरफ निकला है, यानी यहाँ पर ये एरोटा है। एरोटा, तो एरोटा से होते हुए ये ब्लड कहाँ पहुँच रहा है, एरोटा से ये बाहर निकला, एरोटा से बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, आर्टरीज प्रेजेंट है। अब ये आर्टरीज ब्लड को लेकर कहाँ पहुँचेंगी, कहाँ पर, ऑर्गन्स के पास। ऑर्गन्स के पास क्या प्रेजेंट होगा, ऑर्गन्स के पास क्या प्रेजेंट है, कैपिलरीज प्रेजेंट है। ऑर्गन्स के पास क्या प्रेजेंट होगा, कैपिलरीज प्रेजेंट होगा, ये ऑर्गन्स है। यानी अभी तक ये किस टाइप का ब्लड यहाँ पर पहुँच रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ से, हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक, हार्ट से कहाँ तक, बॉडी ऑर्गन्स तक। और जो भी ऑक्सीजन होगा यानी गैस को कहाँ पर पहुँचाना है, जो गैसेस हैं उनको कहाँ तक ट्रांसफ़र करना है, ऑर्गन्स तक पहुँचाना है, उसके लिए क्या प्रेजेंट है, कैपिलरीज प्रेजेंट है। गैसियस एक्सचेंज के लिए, न्यूट्रिएंट की सप्लाई के लिए क्या प्रेजेंट होगा, कैपिलरीज प्रेजेंट होगा। तो कैपिलरीज क्या कर रही हैं, गैसियस एक्सचेंज कर रही हैं, इसके अलावा न्यूट्रिएंट का सप्लाई कर रही हैं, वेस्ट को पिक कर रही हैं। तो इस टाइप के जितने भी सब्सटेंसेस है ये सभी चीज़ें कहाँ पर ये ट्रांसफ़र या मतलब एक्सेप्ट और मतलब एक्सेप्ट की गई, रिलीज़ की गई, ये कहाँ हो रहा है, ये कैपिलरीज के पास हो रहा है। अब कैपिलरीज के पास जो अब कार्बन डाइऑक्साइड था उसको ले लिया गया, जो वेस्ट था उसको ले लिया गया। अब ये वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आगे की तरफ फिर वेसल आ गई हैं। अब इन वेसल्स को हम क्या कहते हैं, दीज वेसल्स इज कॉल्ड एज वेन्स। अब इन वेसल्स को हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। ये वेन्स डायरेक्टली कहाँ पहुँच रही है, फिर से रिसीविंग चेंबर हमारा क्या है, रिसीविंग चेंबर दैट इज राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। रिसीव कर लिया ब्लड, किस टाइप का ब्लड था ये, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था। सिंपल सा, बहुत परेशान नहीं होना है। यहाँ लेफ्ट साइड से ब्लड निकला, बॉडी पार्ट्स तक गया, बॉडी पार्ट्स के पास जाकर ऑक्सीजन उसने दे दिया, वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था वह कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया गया। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है ये फिर से अब किस में आ रहा है, वेन्स में आ रहा है। वेन्स में लेकर ये डायरेक्ट कहाँ पहुँचेगा, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ से होगा, ये राइट वेंट्रिकल से ये जा रहा है ब्लड। कौन से वेसल लेकर जा रही हैं, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जा रही है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड लेकर जाएंगे किस टाइप का ब्लड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ पहुँच गया, लंग्स में पहुँच गया। लंग्स में क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। प्यूरिफिकेशन कौन सा प्रोसेस चल रहा है, यहाँ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। प्यूरिफिकेशन हुआ एंड देन अगेन ये रोटेशन चलता रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारा सर्कुलेशन है, मतलब एक्चुअल में ब्लड का सर्कुलेशन इस तरीके से हमारे पूरे बॉडी में चल रहा है। अब डबल सर्कुलेशन की हमने बात किया है कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है, डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है, तो डबल अगर हम कह रहे हैं तो 2 बार सर्कुलेशन। कैसा, 2 बार सर्कुलेशन। यहाँ बीच में हार्ट है, तो हार्ट से जब ब्लड पूरे बॉडी तक सप्लाई होगा, ये देखेंगे यहाँ पर मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, ब्लड क्लीन कर देते हैं फिर उसके बाद बताता हूँ। यहाँ पर सबसे फर्स्ट है हार्ट, हार्ट से बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स एंड देन अगेन हार्ट। ये एक बार सर्कुलेशन हो गया, ये एक बार सर्कुलेशन हो गया। इस सर्कुलेशन को हम क्या कह रहे हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब दूसरा जो सर्कुलेशन है वह क्या होगा, हार्ट फिर लेते हैं, हार्ट, हार्ट से कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से फिर कहाँ आएगा, हार्ट तक आएगा। ये आपने देखा है, ये हमारे पास दूसरा सर्कुलेशन किसके थ्रू हो रहा है, पल्मोनरी के थ्रू। इसकी वजह से इसका नाम हमने क्या रख दिया, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन हमने 2 टाइप का समझा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट से बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से अगेन हार्ट, दिस इज द फर्स्ट सर्कुलेशन। हार्ट से लंग्स, लंग्स से फिर हार्ट, दिस इज द सेकंड सर्कुलेशन। तो इस तरीके से हार्ट से 2 बार ब्लड पूरा, मतलब हार्ट से एक बार ब्लड निकलता है, बॉडी पार्ट तक पहुंचता है, बॉडी पार्ट से फिर वापस हार्ट में आता है।
तो ये पहला सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। फिर हार्ट से ब्लड निकलेगा, कहाँ पहुँचेगा, लंग्स के पास, लंग्स से फिर वापस ब्लड हार्ट तक आएगा, इसको हम क्या कहते हैं, दूसरा सर्कुलेशन। इस टाइप से 2 बार हार्ट में ब्लड पहुँचता है और 2 बार पूरा हार्ट से ब्लड निकलता है। इस टाइप का जो सर्कुलेशन होगा इसको हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन टर्म देंगे। यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन फॉर्म्स द डबल सर्कुलेशन इन द ह्यूमंस। यानी ह्यूमंस के केस में हमारे बॉडी में जो डबल सर्कुलेशन हो रहा है ये इसी प्रोसेस से होगा, इसी कंडीशन में, मतलब इसी तरीके से चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर किस तरीके से डबल सर्कुलेशन चल रहा है। अब नेक्स्ट इसके बाद जो पोर्शन होगा ये आपको बताया गया है डिटेल में कि किस तरीके से यहाँ इंडिकेट किया गया है सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा फिर से एक बार रिकैप दे दे रहा हूँ कि जहाँ पर चीज़ें और थोड़ा क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो सुपीरियर वेना कावा है ये ब्लड लेकर यहाँ पर आएगी और ये इन्फीरियर वेना कावा है जो कि नीचे से ब्लड लेकर यहाँ पहुँच रही है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, यहाँ ये जो लगा हुआ है और ऊपर की तरफ लगा हुआ है, ये दोनों ओपनिंग हैं। ये दोनों ओपनिंग्स कहाँ ब्लड को पहुँचा रही हैं, राइट ऑरिकल में पहुँचा रही हैं ब्लड को। ये राइट ऑरिकल से यहाँ पहुँचा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ये जो वाल्व लगी हुई हैं, ये वाल्व ये हमारे पास इस टाइप से ये वाल्व लगी हुई हैं। ये जो दोनों वाल्व हैं, ये दोनों वाल्व क्या हैं, ये दोनों वाल्व लंग्स के पास ब्लड, ये दोनों वाल्व क्या करेंगे, लंग्स के पास ब्लड को लेकर जाने का काम करेंगे। इन वाल्व को हम क्या कहते हैं, ये जो हमारे वेसल्स हैं इनको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर जा रही हैं। कैसा ब्लड लेकर जा रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर जा रही हैं। कहाँ पहुँच जाएंगी, लंग्स के पास पहुँच जाएंगी। लंग्स के पास जब पहुँच गई तो लंग्स के पास जब वो चली जाती हैं तो उसके बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया जाएगा, ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा। यानी अब ऑक्सीजनेटेड यानी प्योरीफिकेशन हो गया। क्या हो गया, प्योरीफिकेशन। अब प्योरीफिकेशन करने के बाद फिर से ये जो लंग्स से हैं, लंग्स से वापस ब्लड आ रहा है, लंग्स से फिर वापस ब्लड आ रहा है, तो लंग्स से वापस ब्लड किस में आएगा, ये वेंस में आएगा। ये वेंस हैं, दीज आर द पल्मोनरी वेंस विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। यानी लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिए हैं और इन्होंने ये लेकर डायरेक्ट सभी ये जो वेसल्स हैं जिनको मैंने एरो किया है ये सभी कहाँ पहुँच रही हैं, लेफ्ट ऑरिकल में पहुँच रही हैं। तो लेफ्ट ऑरिकल में ये ब्लड आ गया एंड देन लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये फिर ब्लड यहाँ पहुँचा और यहाँ से मतलब ये लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड यहाँ से जा रहा है, ये वेसल्स हैं और इन वेसल से ये बॉडी पार्ट्स तक सप्लाई होगा। लेकिन हार्ट से बाहर की तरफ ब्लड निकालने के लिए क्या प्रेजेंट होगा, एरोटा प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, एरोटा प्रेजेंट होगा। एंड फाइनली ये एरोटा ब्लड को कहाँ तक पहुँचा दिया, बॉडी पार्ट्स तक पहुँचा दिया, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे बॉडी में हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन था। और एक और चीज़ यहाँ ऐड हम कर देंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व कहते हैं। बाइकस्पिड क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 वाल्व लगी हुई हैं। ये 2 वाल्व लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में बीच में एक वाल्व है जिसकी वजह से जो ऑरिकल का ब्लड है वो वेंट्रिकल में पहुँचता है। तो इस वाल्व को हम क्या कहते हैं, मिट्रल वाल्व कहते हैं या बाइकस्पिड वाल्व कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, क्योंकि 2 वाल्व लगी हुई हैं। और वहीं हमारे राइट साइड में क्या होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व है, यानी यहाँ पर ये 3 वाल्व लगी हुई हैं, 1 ये 2 और एक और ये 3। इस तरीके से 3 वाल्व लगी हुई हैं। ये जो व्हाइट वाला हमें पोर्शन दिख रहा है ये कितनी वाल्व लगी हुई है, 3 वाल्व लगी हुई हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो फाइनली जो राइट पार्ट है, जो अपर चेम्बर है, रिसीव कर रहा है, रिसीव करने के बाद लोअर चेम्बर में ये जाएगा। ये ब्लड जो रिसीव हुआ है अपर चेम्बर से वो कहाँ पहुँचेगा, लोअर चेम्बर में पहुँचेगा। तो जो लोअर चेम्बर होगा वो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, किसके थ्रू पहुँच रहा है, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व यानी मिट्रल वाल्व के थ्रू पहुंच रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर था जहां पर कि हमने ब्लड सर्कुलेशन समझा कि किस तरीके से बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। वहीं आपने सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, जहाँ पर कि हम डबल सर्कुलेशन टर्म देते हैं कि एक्चुअल में डबल सर्कुलेशन है क्या। तो ये पूरा प्रोसीजर था जहाँ पर कि पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। और इसको मैंने पीछे डायग्राम जो दिया हुआ था वहाँ पर भी मैंने क्लियर कर दिया कि किस तरीके से पूरे बॉडी में सर्कुलेशन चल रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे कि इसके बाद कौन से टॉपिक को कवर करना है। हार्ट बीट हम देख रहे हैं कि हार्ट बीट, स्टेथोस्कोप हम
हम यूज़ करते हैं स्पेशली हार्ट बीट को चेक करने के लिए। जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट को चेक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्टेथोस्कोप का। जनरली जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स नेक में ऐसे बैंड लगाए रहते हैं और वहाँ पर एक हमारे पास ये इस टाइप का ट्यूब आपको दिखाई देता होगा। चेस्ट पीस हमारे पास एक है, इसके अलावा ट्यूब है, ईयर पीस है, कान में इसको लगाया जाएगा। इसके अलावा ये जो चेस्ट पीस है, इस चेस्ट पीस को चेस्ट पे रख के वहाँ से यह क्या करेगा, वो अंदर की तरफ जो बीट चल रहा है, हार्ट का जो लगातार पंपिंग चल रहा है, उस पंपिंग को मेज़र करने का काम किसका होगा? इस चेस्ट पीस का होगा। और इस जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का हम नाम क्या है? एक्चुअल में इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप इज़ यूज्ड टू चेक द हार्ट बीट ऑफ द पर्सन, यानी किसी भी पर्सन का हार्ट बीट चेक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो जनरली ये हार्ट बीट है क्या? तो हार्ट बीट को अगर आप डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हार्ट बीट क्या है? रिदमिक जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, जो कार्डियक मसल है। अब यहाँ एक कार्डियक मसल वर्ड यूज़ हो रहा है। हमारे बॉडी में जो हार्ट में मसल्स होंगे वह कैसे मसल्स होंगे? कार्डियक मसल्स होंगे। तीन ही टाइप के तो मसल है पूरे बॉडी में। पहला जो टाइप है वह स्ट्राइटेड मसल्स हैं। किस टाइप के मसल्स हैं? स्ट्राइटेड मसल। दूसरा जो मसल है नॉन स्ट्राइटेड, दैट इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए स्मूथ मसल्स, यानी दूसरे टाइप के जो मसल्स होंगे वह कैसे होंगे? नॉन स्ट्राइटेड या स्मूथ मसल्स होंगे। तीसरे टाइप के जो मसल हैं वह कार्डियक मसल हैं। तो ये तीसरा जो टाइप है कि केवल यही तीनों टाइप हैं जो हमारे पूरे बॉडी के मसल्स को बना रहे हैं, यानी स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड में स्मूथ मसल्स और फिर कार्डियक मसल। कार्डियक मसल इज प्रेजेंट इन आवर हार्ट। तो हार्ट का जो मसल होगा हार्ट में, यानी हमारे जो हार्ट है उस हार्ट में जो मसल्स प्रेजेंट है, दीज मसल्स इज कॉल्ड एज कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल लगातार सिकुड़ता है, फैलता है, मतलब सिकुड़ता है, नॉर्मल पोजीशन में जाता है, फिर सिकुड़ता है, फिर नॉर्मल पोजीशन में जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स शोज द हार्ट बीट। यानी हार्ट बीट हम किस चीज़ का मेजर करते हैं? एक्चुअल में हार्ट बीट है क्या? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। ये जो कंडीशन होगा इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसी चीज़ को हम हार्ट बीट से इंडिकेट कर सकते हैं। तो फाइनली जो हमारा हार्ट बीट है ह्यूमंस का वो 72 टाइम्स पर मिनट होगा। हार्ट बीट ह्यूमंस में कितना होता है? 72 टाइम पर मिनट, यानी एक मिनट में एवरेज हमारे पास हमारे बॉडी का हार्ट बीट क्या होता है? 72 टाइम्स होता है। ठीक है, तो ये मेजर किसके थ्रू होगा? स्टेथोस्कोप इज यूज टू मेजर आवर हार्ट बीट। एंड फाइनली पल्स रेट हम देखते हैं। तो पल्स रेट जो होगा, पल्स रेट जो हमारा रिस्ट ऐसे चेक करते हैं डॉक्टर, कभी हम नर्व्स देखते हैं, नर्व्स, एक तो हार्ट बीट हो गया, इसके अलावा पल्स रेट है। तो पल्स रेट हम कहाँ से? अपने नर्व से, यानी जो हमारे जो वेसल्स हैं उन वेसल से हम अपना क्या पता करते हैं? अगर नर्व्स कोई चेक कर रहे हैं या हाँ नेक के पास लगा रहा है हाथ, या नर्व्स के पास लगा रहा है जो हमारे नर्व हैं, तो इन नर्व्स के पास अगर हम लगाते हैं, वेसल्स के पास लगाकर अगर हम चेक करते हैं तो वहाँ पर हार्ट बीट नहीं होता है। हार्ट क्या हर जगह होगा? यहाँ पर हार्ट बीट थोड़ी बताएंगे, यहाँ पर हम हमारा क्या होगा? पल्स रेट होगा। हार्ट बीट यहाँ है, हार्ट जहाँ है वहाँ पर जो चेक हो रहा है वो हार्ट बीट है, और जो यहाँ पर हम देख रहे हैं वो क्या है? वो पल्स रेट है। वो क्या होगा? पल्स रेट होगा। तो फाइनली ह्यूमंस में जो है पल्स रेट हम वेसल्स में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उस ब्लड के सर्कुलेशन को हम इस तरीके से जब चेक करते हैं, यानी हमारे वेसल्स को ऐसे प्रेस करके रिस्ट पे, जो कलाइयों पे वेसल्स हैं वहाँ पर जब हम प्रेस करके हम जब मेज़र करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा पल्स रेट होगा। इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज पल्स रेट। तो एक्चुअल में पल्स रेट जनरेट जो होगा वो आर्टरीज, यानी जो हमारा पल्स रेट जनरेट होता है एक मिनट में जितना भी पल्स रेट होगा उस पल्स रेट को हम क्या, एक्चुअल में द नंबर ऑफ पल्स पर मिनट इज कॉल्ड एज अ पल्स रेट। तो पल्स रेट होता क्या है? एक मिनट में जितने पल्स हुए हैं, नंबर ऑफ पल्स जितने होंगे उनको हम क्या कहेंगे? पल्स रेट कहेंगे। एक्चुअल में पल्स क्या होता है? द जर्क फेल्ट इन द रिस्ट आर्टरीज ड्यू टू हार्ट बीट इज कॉल्ड एज अ पल्स। यानी जो जनरेट होता है, हार्ट से ब्लड निकला, हार्ट से ब्लड निकला, डायरेक्ट कहाँ पहुँच रहा है? आर्टरीज में। तो आर्टरीज में ये जब पहुँचा है तो उस टाइम क्या होगा? वो जर्क जो फील हो रहा है, जर्क यानी प्रेशर फील हुआ, एग्जर्ट हुआ अचानक से प्रेशर, कहाँ पर? आर्टरीज में, जिसकी वजह से वहाँ थोड़ा जर्क फील हो रहा है। तो इस टाइप का जो जर्क होगा उसको हम पल्स कहते हैं।
उसको क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। तो पल्स जो हमारे बॉडी में होगा, ह्यूमंस बॉडी में, वह अप्रॉक्स 15 टाइम्स टू मीन्स 1 मिनट में जो पल्स होगा वह 15 टाइम्स से लेकर 18 टाइम्स तक होता है। ठीक है, तो 15 टाइम्स मतलब एवरेज ये 15 to 18 हमने ये एवरेज लिया है कि एवरेज हमारा जो पल्स रेट होगा वह कितना होगा, 1 मिनट में 15 से 18 टाइम्स हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली पल्स रेट था। अब एक्सक्रेटरी सिस्टम, जो नेक्स्ट हमारा सिस्टम होगा वह क्या है, एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्चुअल में एक्सक्रेटरी सिस्टम है क्या, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमने इससे प्रीवियस में कवर कर लिया, अभी हमने पढ़ा है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। अब यहाँ जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसमें हम देख रहे हैं ये हमारा पूरा सिस्टम होगा। एक्सक्रेटरी सिस्टम है क्या, ये हमारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट विच produced by our means metabolic waste which produced by our cell are completely excreted by our kidneys। यानी ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर सेल, हमारे बॉडी के सेल्स में ये प्रोड्यूस होता है। और ये हमारे बॉडी के सेल्स में प्रोड्यूस होने के बाद यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये जो हमारा वेस्ट है, ये वेस्ट जब प्रोड्यूस हो गया तो ये हमारे ब्लड में आएगा। ब्लड कहाँ पहुँचेगा, हमारे किडनीज़ में। किडनीज़ में चूँकि इम्प्योरिटीज़ भी हैं, गंदगी भी है, तो जो भी वेस्ट होगा ब्लड में, जो प्रेजेंट वेस्ट होगा, उस वेस्ट को किडनीज़ के थ्रू क्या किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा। एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस होगा यह कुछ ऑर्गन्स के थ्रू कंडक्ट किया जा रहा है। दीज कंप्लीट प्रोसेस बाय विच वी remove the metabolic waste by our kidneys, eliminate the metabolic waste by our kidneys which are present in our blood that are conducted by a system, this system is called as excretory system। तो एक्चुअल में ये किडनीज काम क्या कर रही हैं, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे ब्लड में प्रेजेंट है उस मेटाबॉलिक वेस्ट को ब्लड से निकालने का काम करती हैं। जनरली अब मेटाबॉलिक आपके पास माइंड में आएगा, मेटाबॉलिक क्या बोल रहा हूँ, कि मेटाबॉलिक वेस्ट होता क्या है। हमारे सेल में जो भी चीज़ें जा रही हैं वह चीज़ें एज इट इज़ बाहर नहीं निकलती हैं, उनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेसेस होता है। यानी सेल में जब चीज़ें पहुंच गई, सेल में पहुंचने के बाद क्या वो एज इट इज़ बाहर उसी तरीके से निकलेंगी जैसे पहुंची हैं? कभी ऐसा पॉसिबल है? हमारे सेल के अंदर चली गई तो हमारे सेल के थ्रू अब उसको यूज़ कर लिया जाएगा। यूज़ करने के बाद उसमें कुछ वेस्ट बनेगा, जो वेस्ट बनेगा उस वेस्ट को बाहर रिलीज़ कर दिया गया। यानी सेल के अंदर जब हम चीज़ों को भेजते हैं तो वह उसी फॉर्म में बाहर नहीं आती, वह उसके दूसरे फॉर्म में, जैसे ऑक्सीजन हमारे सेल के थ्रू रिसीव किया गया और ऑक्सीजन तो बाहर निकलेगा नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम आवर सेल, यानी हमारे सेल से क्या बाहर निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज मेटाबॉलिक गैसियस वेस्ट, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज मेटाबॉलिक गैसियस वेस्ट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो किस टाइप का गैस है, वो मेटाबॉलिक गैसियस वेस्ट है। लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में यूरिया और यूरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर जो चीज़ें, जैसे एमिनो एसिड पहुंचा, एमिनो एसिड से यूरिया में वो चीज़ें कन्वर्ट हो गई हमारे सेल के थ्रू। मतलब हमारे बॉडी सेल्स ने क्या किया, जो भी एमिनो एसिड था उस एमिनो एसिड को कन्वर्ट कर दिया, यूरिया और यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो फाइनली हमारे बॉडी में जो भी हमने सब्सटेंस लिया है, जो भी हमने न्यूट्रिएंट लिया है, उस न्यूट्रिएंट का सेल के थ्रू यूटिलाइजेशन, सेल के थ्रू यूटिलाइजेशन, और सेल के अंदर जो बनने वाला वेस्ट है वह वेस्ट क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट। यानी सेल के अंदर जो भी प्रोड्यूस्ड पार्ट है, दीज आर द मेटाबॉलिक प्रोडक्शन। एक्चुअल में मेटाबॉलिक प्रोडक्शन हो कहाँ रहा है, सेल के अंदर। यानी यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज एंड ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एज सम सब्सटेंसेस एज बाई प्रोडक्ट, यानी बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ सब्सटेंसेस वहाँ पर प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। तो फाइनली यहाँ हम देख रहे हैं कि इट कंप्राइजेज ऑफ, एक्चुअल में यहाँ पर कुछ पार्ट बताए गए हैं जो यहाँ पर इंडिकेटेड है। सबसे फर्स्ट पार्ट हम क्या देख रहे हैं, पेयर ऑफ किडनी देख रहे हैं। यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या है, वेस्ट का, यानी मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल के लिए कौन सा हमारे बॉडी में, मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है उस वेस्ट को बाहर की तरफ निकालने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम काम करता है। उस सिस्टम को क्या कहते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम एक्चुअल में है क्या, पेयर ऑफ किडनीज हम देख रहे हैं। इसके अलावा टू यूरेटर्स हैं। यूरेटर्स यहाँ हैं, ये हमारे यूरेटर्स हो गए। यूरेटर्स के बाद क्या आ जाएगा, एक ब्लैडर आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं इसे। फिर आएगा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो कि हमारे सिस्टम में आगे की तरफ पास करने के लिए बना हुआ है। ये मेल का मैंने जनरली बना दिया, इसके अलावा फीमेल में भी ये
चीज़ें प्रेजेंट है। तो यूरेथ्रा क्या होगा, यूरेथ्रा एक पासेज है फाइनली, ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पर हम किडनीज का देख रहे हैं पेयर, यूरेटर का पेयर देख रहे हैं। एक हमारे पास क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा, ये टैंक है जहाँ पर कि यूरिन फील होगा। एक टैंक भी होना चाहिए ना स्टोरेज के लिए, घर में पानी जो भर जाता है, मतलब डायरेक्ट मोटर ऑन कर देंगे तो मोटर ऑन करके घर में डायरेक्ट टैप स्टार्ट करके हम क्या करेंगे, पानी डायरेक्ट लेंगे, फिर मोटर बंद कर देंगे, फिर चाहिए वो मोटर स्टार्ट करें, ऐसा नहीं होता है। हमने क्या किया, जो मोटर स्टार्ट होगा उस मोटर का पानी पहले टैंक में कलेक्ट होगा। तो हमारा बॉडी का मोटर क्या हो गया, हमारे बॉडी का मोटर है हमारी किडनीज है, यह जब चल रही हैं तो चलने के बाद क्या होगा, इसमें जो वेस्ट ब्लड में मिला उस वेस्ट को एक जगह कलेक्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया। जो कलेक्टिंग पार्ट है, जो एक टैंक हो गया, वो टैंक क्या है, यह हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। तो यूरिनरी ब्लैडर जो टैंक है, उस टैंक में वह स्टोर होता है, और जो स्टोर होने वाला लिक्विड है, उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, दिस लिक्विड इज कॉल्ड एज यूरिन। यानी लिक्विड क्या होता है, उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। और यूरिन जब यहाँ पर ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा मसल्स पे, जब प्रेशर होगा हमें फील होगा कि हमें मतलब यूरिनेशन, मतलब एक्चुअल में यूरिन हमें क्यों फील होता है कि मतलब हमें यूरिनेशन के लिए जाना है, मतलब यूरिन को रिलीज़ करने जाना है। तो ये जो मसल्स हैं, वो मसल्स पे जब प्रेशर एक्सर्ट होगा ना, तो वहाँ पर हमारे ब्रेन तक वो न्यूरोमस्कुलर एक्शन है, न्यूरोमस्कुलर एक्शन है, जो कि ये प्रेशर जहाँ एक्सर्ट हुआ, यानी यहाँ पर ये लगातार फील होता गया जो यूरिन है, और इस यूरिन ने प्रेशर एक्सर्ट किया कहाँ पे, ये वॉल पे। जहाँ वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट हुआ, मतलब बाहर की तरफ प्रेशर लगा, यानी वो फूलना शुरू हो गई। अब उस कंडीशन में न्यूरोमस्कुलर जो एक्शन है, वो न्यूरोमस्कुलर एक्शन हमारे पिट्यूटरी तक जा ट्रांसमिट होगा, फिर पिट्यूटरी से मैसेज मिलेगा कि अब क्या किया जाना चाहिए, अब इसे रिलीज़ किया जाना चाहिए। तो फाइनली हम यूरेथ्रा को ओपन करते हैं, यूरेथ्रा जो हमने ऐसे क्लोज किया हुआ है, श्रिंक किया हुआ है, तो यूरेथ्रा को रिलैक्स करेंगे, अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, जो यूरिन प्रेजेंट है, वो यूरिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पर कि हमने देखा कि किस तरीके से कंडीशंस चल रही हैं, या किस तरीके से मतलब एक्चुअल में ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये क्यों प्रेजेंट है। तो ये हमने देख लिया, मस्कुलर हमारे पास ब्लैडर होगा, इसके अलावा यूरेथ्रा है, यूरिनरी ओपनिंग है। यूरिनरी ओपनिंग यानी यूरेथ्रा जो आगे की तरफ जा रहा है, वहाँ पर एक छोटा सा किस टाइप का होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड एक हमारे पास मसल्स होंगे, उन कॉन्स्ट्रिक्टेड मसल्स को हम क्या कहेंगे, उनको कॉन्स्ट्रिक्टेड मसल्स को हम यूरिनरी ओपनिंग कहते हैं, जो कि ओपन करेंगे तो फाइनली अंदर की तरफ जो स्टोर्ड है, वो स्टोर जो वो होगा पार्ट होगा, वो स्टोर पार्ट बाहर की तरफ रिलीज होना शुरू हो जाएगा। एक दिन में जो हमारे बॉडी में बनने वाला यूरिन होगा, मतलब नॉर्मल एक एडल्ट पर्सन में वह कितना यूरिन प्रोड्यूस होता है, एक ह्यूमन बॉडी में, एक हेल्दी एडल्ट पर्सन में जो यूरिन का प्रोडक्शन होता है पर डे, दैट इज़ 1.5 लीटर, 1.5 लीटर के आसपास प्रोड्यूस होता है एक दिन में, ठीक है, यानी 24 आवर्स में। एंड फाइनली द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ वाटर, 2.5% ऑफ यूरिया, 2.5% ऑफ अदर वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया और यूरिक एसिड दैट वाटर, यानी वाटर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर यूरिन। यूरिन का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या होगा, वाटर होगा। तो इस तरीके से हमारा यूरिन बनता है, यूरिन का प्रोडक्शन इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लिया। इसके अलावा ये देख पा रहे हैं आप कि जो अमोनिया है, यूरिक एसिड एंड यूरिया, these are the different type of waste product which are produced by the different organism। फर्स्ट हम एक्वेटिक एनिमल्स देख रहे हैं लाइक फिशेस, तो उनमें क्या होगा, अमोनिया होगा। अमोनिया जो है, अमोनिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किन में प्रोड्यूस होता है, एक्वेटिक एनिमल्स में प्रोड्यूस होता है। पानी में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट हम कह सकते हैं, वह कौन सा होगा, अमोनिया होगा। फिर इसके अलावा जो एम्फीबियंस या हम रेप्टाइल्स कह सकते हैं, लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड है, स्नेल है, लिजर्ड है, इनमें क्या होगा, इनमें यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में जो प्रोड्यूस होने वाला वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ यूरिया। तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट है। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, मतलब डायलिसिस जो प्रोसेस है जिसमें कि हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल किडनीज, जब किसी भी पर्सन का जो किडनी है, किडनी फेलियर वाली कंडीशन हो, किडनीज काम ना करें, तब उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल किडनी कोई किडनी के शेप का कोई और मटेरियल नहीं है कि जो कि बॉडी में फिट कर दिया गया और काम करने लगा, ऐसा नहीं है। जो आर्टिफिशियल किडनी है, वो आर्टिफिशियल किडनी एक एटीएम मशीन की तरह बड़ी सी है, टैंक की तरह, वो बाहर की तरफ लगी हुई है। हमारा ब्लड बाहर की तरफ रिलीज होगा, मतलब एक तरफ से ब्लड निकल रहा है और दूसरी तरफ से ब्लड हमारे बॉडी में रिलीज किया जा रहा है। तो ये लगातार सर्कुलेशन करते हुए
पूरे बॉडी का जो ब्लड होगा वह फिल्टर कर दिया जाएगा बाहर के रखे हुए मशीन से। वो बाहर की तरफ जो मशीन रखी हुई है वह किडनी की तरह ही काम करती है, इस वजह से उसको हमने क्या कहा है, आर्टिफिशियल किडनी कहा है। तो आर्टिफिशियल किडनी हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन द पेशेंट्स कंप्लीटली, पेशेंट्स के जो भी पेशेंट है उस पेशेंट का जो किडनी है वह नॉर्मल फंक्शन ना करता हो या उसका किडनी खराब हो चुका हो, तब उस केस में हम बाहर की तरफ जो लगे हुए मशीन है उस आर्टिफिशियल किडनी के हेल्प से अपने ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं और इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कि किडनी फेलियर के कंडीशन में हमें क्या लेना पड़ता है, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो डायलिसिस इज द प्रोसेस इन विच वी प्यूरिफाई आवर ब्लड बाई द और विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। प्यूरिफाई मैं कह रहा हूँ, फिल्ट्रेट आवर इम्प्योर ब्लड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल किडनी, यानी आर्टिफिशियल किडनी के हेल्प से हमारा जो ब्लड होगा उस ब्लड को क्या किया जाएगा, फिल्ट्रेट किया जाएगा, यानी फिल्टर करने का प्रोसेस होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डायलिसिस वाला प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन, एक हम देखते हैं ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन होता क्या है, ट्रांसपीरेशन और इवापोरेशन दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं। ट्रांसपीरेशन और इवापोरेशन दोनों लॉस ऑफ वाटर है, ध्यान रखेंगे आप कि दोनों क्या हैं, लॉस ऑफ वाटर है, ठीक है। तो जो लॉस ऑफ वाटर होगा वो लॉस ऑफ वाटर कहाँ से हो रहा है, अर्थ सरफेस। जैसे जनरली आप समर सीजन में देखते होंगे कि कहीं भी पानी लगा हुआ है, गड्ढा है चाहे कहीं भी पानी है, वो पानी क्या हमेशा वैसे ही रह जाएगा, कुछ समय बाद जब सनरेज पड़ता है बहुत ज़्यादा हीट होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो पानी स्टैगनेंट है, जो पानी रुका हुआ है, वो पानी भाप में बन के उड़ जाएगा ऊपर की तरफ। जो भाप बन रहा है एक्चुअल में वो भाप क्या है, वाटर वेपर है। वाटर वेपर कब निकलता है, जब वाटर हीट होगा तब तो वाटर वेपर आएगा। यानी जो वाटर का 3 स्टेट आप जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में है, सॉलिड को हीट किया, गैस, सॉलिड को हीट किया, लिक्विड हुआ, लिक्विड को हीट किया, गैस हो गया, गैस को फिर कंडेंस किया, लिक्विड हुआ, लिक्विड को फिर फ्रीज किया, देन वह सॉलिड हो गया। यानी ये रोटेशन चलते रहता है। तो फाइनली आपने एक और चीज़ देखा होगा कि बॉइलिंग वाटर का आपने देखा होगा कंडीशन, पानी को बॉयल कर रहे हैं, तो जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो ऊपर की तरफ भाप निकलता है। पानी जब बहुत तेज बॉयल हो रहा है तो ऊपर की तरफ हमें भाप दिखाई देता है। वो भाप क्या धुआं है, एक्चुअल में वो क्या है, एक्चुअल में वो वाटर का वेपर है। यानी वो पानी ही बाहर की तरफ ऊपर की तरफ उड़ रहा है। क्या है वो, वाटर के बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं जो कि ऊपर की तरफ इतने हल्के हो गए हैं कि वो हवा में ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गए हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वाटर वेपर हो गया। तो जनरली ये जो कंडीशन है, यानी सरफेस पर हीट होने की वजह से जो वाटर है वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसे इवापोरेशन कहते हैं। और ट्रांसपीरेशन किसे कहते हैं, व्हेन द water is evaporated, water is transfers from the surface of the plant body, that is called as a transpiration in the form of water vapor। यानी वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट सरफेस से जो पानी बाहर की तरफ रिलीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो जनरली ट्रांसपीरेशन का हम टाइप जानते हैं कि ट्रांसपीरेशन स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन होता है, स्टोमेटा जो कि गैसेस एक्सचेंज करता है वहाँ से ट्रांसपीरेशन होता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन होता है और इसके अलावा लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन होता है। तो लेंटिकुलर, क्यूटिकुलर, इसके अलावा स्टोमेटल, these are the 3 different ways by which transpiration occurs by the plant। and transpiration, what is transpiration, transpiration is the loss of water from the surface of plant body, यानी mainly surface of leaf। यानी 90% के आसपास 90% तक जो ट्रांसपीरेशन होता है वो कहाँ से होता है, स्टोमेटा से होता है। स्टोमेटा इज द ओपनिंग, स्टोमेटा इज द टाइनी पोर्स विच प्रेजेंट ऑन द लीफ। यानी लीफ के सरफेस पे जो टाइनी छोटे छोटे छेद हम देख पाते हैं, स्टोमेटा, एक्चुअल में स्टोमेटा है क्या, जो टाइनी पार्टिकल्स है या टाइनी पोर्स हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, ऑन द अपर सरफेस और लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। दीज टाइनी पोर्स इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो प्रेजेंट है लीफ के ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस पे, उस सरफेस के खुलने पर अंदर की तरफ जो वाटर प्रेजेंट होगा वह वाटर क्या करेगा, बाहर की तरफ रिलीज होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअल में ट्रांसपीरेशन जरूरी है या नहीं है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं लॉस ऑफ वाटर तो रहा है, प्लांट बॉडी से पानी बाहर की तरफ निकल रहा है, तो पौधे को हमने जो पानी दिया है वह भाप में निकल जाएगा। तो जो टेम्परेचर हम, एक्चुअल में ये बेनिफिशियल है, मतलब प्लांट के लिए अच्छा है। और क्यों अच्छा है इसके बारे में बता देते हैं कि एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है, जो प्लांट बॉडी से जो वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर रिलीज हो गया तो ये तो प्रोसेस ट्रांसपीरेशन हो गया। इसके अलावा ये इसका बेनिफिट क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि जो पानी बाहर की तरफ रिलीज हो रहा है, इट प्रोवाइड्स द कूल इफेक्ट टू द प्लांट। इतना बाहर की तरफ गर्म है, इतना बाहर की तरफ टेम्परेचर गर्म है और उसमें पौधे को अपने आप को सर्वाइव कराना है। तो सर्वाइव, जैसे हमारी बॉडी बहुत हीट हो जाती है, हम जब खेलते हैं बाहर
गर्मियों में हम बाहर की तरफ खेलेंगे तो हमारी बॉडी हीट हो जाती है, तो हीट होगा हमारा बॉडी, तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, वी कंप्लीटली स्वेट व्हेन वी आर हीट, हमारे बॉडी के हीट होने पर हमारे बॉडी से स्वेटिंग शुरू हो जाती है, हमारे बॉडी से पसीना आना मतलब शुरू हो जाता है, पसीना आने लगता है। तो पसीना जो हमें हमारे बॉडी से आ रहा है वो पसीना हमें क्या दे रहा है, यानी स्वेटिंग क्या दे रहा है, कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम करने का काम करता है। अगर ये जो स्वेट है, पसीना है, वो ना निकले तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। तो इसी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, स्वेट करना, स्वेटिंग प्रोसेस शुरू कर देती है। वही चीज़ ट्रांसपीरेशन किस में हो रहा है, प्लांट्स के केस में हो रहा है। यानी जो कूलिंग इफेक्ट है, प्लांट्स को जो कूलिंग इफेक्ट है वो कैसे मिलेगा, व्हेन दे ट्रांसपायर्ड, यानी जब वो ट्रांसपीरेशन वाला प्रोसेस करेंगे देन उनको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि बॉडी से क्या होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में बॉडी से रिलीज होगा। तो ये हमारे पास ट्रांसपीरेशन, थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में समझा। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड इन द प्लांट्स, यानी प्लांट्स में आप ट्रांसपोर्ट आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे चल रहा है, ये हमारे पास है। फाइनल एक लास्ट पार्ट है जो कि चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा, जहाँ पर कि हम ट्रांसपोर्ट समझ रहे हैं। हम इस ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं एंड फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब ट्रांसपोर्ट होता क्या है, यहाँ देखिए, ये पानी जो होगा, जड़ में हमने पानी दे दिया, H2O दिया, क्या दे दिया हमने, जड़ में हमने मिट्टी में H2O दिया, वाटर दे दिया। वाटर क्या होगा, इस मतलब रूट के थ्रू, ये जो हमारा रूट है, इस रूट के थ्रू वाटर को एब्जॉर्व किया जाएगा। जब वाटर को एब्जॉर्व किया गया तो यहाँ पर वेसल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर कंडक्टिंग वेसल्स प्रेजेंट होंगे। दीज वेसल्स इज कॉल्ड एज जाइलम, दीज वेसल्स कॉल्ड एज जाइलम विच कंडक्ट वाटर एंड मिनरल, विच कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द ग्राउंड, यानी जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, उस मिट्टी में जो मिनरल्स प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप के जो मिनरल्स होंगे, उन मिनरल्स को वाटर में, जो वाटर पानी हमने दिया, उस पानी में जो मिनरल्स घुल जाएंगे, उन घुले हुए चीज़ों को जड़ों के थ्रू एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। और ऊपर की तरफ जो जाइलम है, ये जाइलम कंडक्ट करके पौधे के अलग अलग पार्ट तक पहुँचाने का काम करेंगे। ठीक है, ये जाइलम का ये काम हो गया। तो यूनिडायरेक्शनल है, जड़ से पानी लिया गया, केवल एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ पहुँचाया गया। अब दूसरा प्रोसेस एक फ्लोएम भी होता है, फ्लोएम, ये दूसरा हमारा वेसल है। ये हमारे दोनों क्या है, कंडक्टिंग वेसल है। कंडक्टिंग यानी कैरी करना काम है, इनका काम क्या है, कैरी करना। क्या कैरी करते हैं, जाइलम तो वाटर और मिनरल को कैरी कर रहा है। इसके अलावा जो फ्लोएम की हम बात कर रहे हैं, तो फ्लोएम कैरीज फूड, फ्लोएम कैरीज फूड, यानी फ्लोएम क्या कैरी करता है, फूड को कैरी करता है। और ये फूड है कहाँ, फूड आर प्रिपेयर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट इज द किचन, मीन्स लीफ इज द किचन ऑफ द प्लांट, यानी पौधे का जो किचन है वो लीव्स है। क्यों लीव्स को हमने किचन कहा है, क्योंकि वह क्या परफॉर्म करती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। एंड फाइनली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या बनता है, खाना बनता है। क्या बनेगा, खाना बनेगा। उस खाना को पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम किसका होगा, इस फ्लोएम का होगा। यानी वो जो खाना होगा वह ऊपर के ये जो डाल है, यहाँ तक, यहाँ पर भी तो खाना चाहिए, और नीचे की तरफ है उसको भी खाना चाहिए। तो यहाँ जो अगर खाना बन रहा है तो इसको ऊपर पहुँचाने का और नीचे पहुँचाने का, यानी मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल आप कह सकते हैं कि फाइनली जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करते हैं या फ्लोएम कंडक्ट करते हैं फूड को, वह बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल यानी दोनों दिशाओं में, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ भी खाना पहुँचाते हैं, इसके अलावा नीचे की तरफ भी खाना पहुँचाते हैं। तो इस तरीके से दो अलग अलग हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं एंड दीज टिश्यूज़ फॉर्म्स द ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द प्लांट, यानी प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वह ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसके थ्रू बनाया जा रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू बनाया जाता है। जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म्स द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द प्लांट्स, मीन्स दीज आर द कंडक्टिंग टिश्यूज इन द प्लांट, यानी प्लांट में ये क्या है, कंडक्टिंग टिश्यूज जो कि वाटर एंड मिनरल और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हम करेंगे, और जहाँ पर भी क्वेरीज होंगी, जहाँ पर भी डिस्टर्बेंस होगा, जो टॉपिक्स नहीं समझ में आएंगे उनको आप कमेंट में लिख कर छोड़ देंगे। कमेंट जब पढ़ा जाएगा वहाँ पर आपके लिए वो सॉल्यूशन अगले क्लासेस में मैं लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।